बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हसीब टीवी ने लिखा है कि माशाल्लाह आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी वीडियो अच्छी होती हैं। अल्लाह आपको खुशियों वाली ज़िंदगी दें और सलामती दें सेहत के साथ। बेटा बहुत शुक्रिया। और आमना नासिर कहती हैं कि सर मेरे वाला भी यही हाल है, मेरी सास गालियाँ देने लगती हैं और तब देती हैं जब हम दोनों मियाँ बीवी मिल के बैठते। ओके, तो बेटा गालियाँ खाने का जो शौक़ है, ये चस्का है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपनी सास के सामने ज़रा अलग होकर बैठ के अपने कमरे में आप जुड़ के बैठें, जुग बैठें, सादा बैठें। रुखसाना एजाज कहती हैं माशाल्लाह सर बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाते हैं, अल्लाह आपको दीन और दुनिया में और कामयाबियाँ अता करे। बहुत शुक्रिया। मरीम ने कहा कि एक्सलेंट सर। इब्राहिम ने कहा व्हाट डू आफ्टर 25 years टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन। बड़ा नाजुक वक्त होता है, 25 साल ज़ाया हो जाते हैं और अगले 25 साल का भी इल्म नहीं होता। अब ये आधी अधूरी सी बात है। ज़िंदगी के फैसले किसी एक तबसरे पे तो नहीं किए जा सकते ना, कभी तफसील से बात हो तो फिर हम इस पे बात करें। सनियाला अल्ताफ सर, शौहर तब तक बीवी की कदर नहीं करता जब तक बीवी के अलावा उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। नहीं, मैं ये बात समझ नहीं पाया इसका क्या मतलब है। शहजाद कहते हैं मुझे आपकी एक बात का जवाब दें। मैं स्कूल में चीटिंग करती पकड़ी गई, लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, इसका कोई हल नहीं है। ये जो रिप्यूट खराब होती है इसे हम कहते हैं पब्लिक इमेज। इनफैक्ट वेन एवर वी लूज पूरी अवर पब्लिक इमेज, तो पूरी पिक्चर आपकी डिसग्रेस हो जाती है, पूरी पिक्चर के डॉट्स खराब हो जाते हैं, उस पर धब्बे और दाग लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि जब भी हम कोई बुरा काम लोगों के सामने हमारा एक्सपोज हो जाए, हमने छुप के किया और लोगों के सामने एक्सपोज हो जाए, तो हमको कितना दुख होता है बेइज्जती का। इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर फर्ज करें लोगों को ना पता चले और हम वो बुरा काम करते रहे हों, तो जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो अल्लाह आपसे अगर पूछेंगे कि तुमने लोगों का डर किया, लोगों का हया किया, तुमने मेरा हया भी नहीं किया, मेरा लिहाज भी नहीं किया। सो जिंदगी में बुरे काम इसलिए नहीं करने चाहिए कि लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए उनसे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि अल्लाह के साथ जब सामना होगा तो बहुत शर्मसारी होगी। दूसरा, जो आपका पब्लिक इमेज है उसकी हिफाजत ऐसे ही करनी चाहिए जैसे लड़कियों की करते हैं, जैसे इज्जत की और असमत की करते हैं। इसलिए कि पब्लिक इमेज अगर ख़राब हो जाए, किसी की रिप्यूट ख़राब हो जाए, वो चाहे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, चाहे वो मुल्क का सिपह सलार रहा हो, पब्लिक इमेज ख़राब होने के बाद आपको फिर सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, फिर वजाहतें करनी पड़ती हैं, और सफाइयों और वजाहतों से मामला हल नहीं होता, ख़राब हो जाता है। ये जो आपका मामला, चूँकि ये तो आमने सामने लोगों ने उसको देखा, क्लास में हुआ होगा, एग्ज़ाम में हुआ होगा, तो अगर कोई कहे तो उस वक्त आपके चेहरे पे शर्मसारी आनी चाहिए, और फिर कोई ज़्यादा कहे तो उसके साथ आंख मिलाएं और कहें कि मुझसे गलती हुई, आइंदा नहीं करूँगी। पर इससे तुम भी सबक सीखो कि एक तो ये गलती नहीं करनी, दूसरा गलती करने वाले का मजाक भी नहीं उड़ाना। इसलिए कि गलती करने के बाद उसकी सज़ा, उसकी मौत नहीं है, उसको पछतावे का मौका मिलता है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती। दूसरा, वो आइंदा वो गलती नहीं करता या करती और अपने ही विल से बाकी ज़िंदगी को उस तरह की गलतियों से बचा लेता है। तीसरा, ये क्या फालक से लड़ पड़े, और ये तो बहुत ही मज़े का काम है, उसकी माँ बहन एक कर दें, उसको गाली वाली निकालें, तो ऐसी की तैसी, तो कैसे, तो चोर तो चोरी रहेगा, उसकी चोरी भी चोरी रहेगी, लेकिन ये शाउट करने से समटाइम फिर ये होता है कि अगला भी आप पे और बढ़ के इल्ज़ाम लगाता है, वो कसूर निकाल के भी आपके मुंह पे मारता है जो आपने नहीं किए होते। तो ये तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आयत असलम कहती हैं या कहते हैं सर आप किताबें क्यों नहीं लिखते, और लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं, और आपकी किताबें किधर से मिलेंगी? मेरे बच्चे इंशाल्लाह इस हफ्ते 2 नई किताबें मुकम्मल हुई हैं, तो आज वो प्रूफ रीडिंग के लिए उनकी बाइंडिंग हो रही है। ये दोनों किताबें इल्म और फ़ान से मिलेंगी, और इससे पहले जो किताबें आप इस्लामी पब्लिकेशन से, ये मुल्तान रोड मंसूरा को चाहे ख़त लिख दें चाहे फ़ोन कर दें, तो वहाँ मेरा ख्याल है मेरी 10-12 किताबें उनके पास हैं, मिल जाएंगी।
مختلف پبلشرز کی بھی ان کے پاس سے مل جائیں گی جو بیسٹ سیلرز ہیں, اور اس میں سیلف ہیلپ کی بھی ہیں. 6 آتے ہیں, 6 خوبیاں ہیں, 6 مہارتیں ہیں, دل پہ دستک ہے, اللہ جی کو میرا سلام کہنا ہے, بے نیازی میں لٹنے کا درد ہے, آداب زندگی کے ہے, وننگ لائن پہ کون پہنچاتا ہے, ڈریگن کی واپسی ہے, اور یہ جو قابل رشک ٹیچر ہے, مثالی استاد ہے, اس کی جو 15 چیزیں ہونی چاہیے, اور عرفہ کریم ہے, دور کا سوچنے والی دور جانے کے لیے. کچھ کتابیں اور بھی وہاں مل جائیں گی. اچھا جی, اب آتے ہیں ایک ٹیلی فون کی طرف جو آیا مجھے اسلام آباد سے. یہ خاتون میری پرانی کلائنٹ ہیں, اس سے پہلے وہ اپنی پرسنل لائف کے لیے کوچنگ لیتی رہی ہیں. اب کہ انہوں نے جو کیا تو وہ یہ تھا کہ ان کا رشتہ آیا ہے. ان کے 3 بچے ہیں, 2 کی شادیاں ہو چکی ہیں, 1 کی شادی ہونے والی ہے, اور میاں ان کے کافی سال پہلے فوت ہو گئے تھے. جہاں سے رشتہ آیا ہے یہ صاحب انہیں شادی سے پہلے سے جانتے ہیں. انہوں نے پہلے کہ رشتہ بھیجا تھا, ان کے مزاج کی وجہ سے ان کا رشتہ گھر والوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر وہ بیرون ملک چلے گئے, وہاں ان کی شادی, وہاں ان کے 5 بچے, تو 5 میں سے ان کے 4 بچوں کی شادیاں ہو چکی, 1 بھی رہتا ہے. تو ان کی بیوی جو پہلی تھی ان سے ڈیورس ہوئی, پھر انہوں نے دوسری شادی کی, دوسری بھی موجود ہیں. اب انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دوسری بیوی اچھی ہے, خوبصورت ہے, پر مجھے اس کے کریکٹر پہ شک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بچی کیا کرتی ہے, خاتون, کیا پتہ چلا کہ اسکول ٹیچر ہے. تو میں نے ان سے پھر شک کی نوعیت پوچھی. اس نے کہا جی کبھی وہ اکاؤنٹس پہ چلی جاتی ہے, کبھی وہ پرنسپل کے پاس چلی جاتی ہے, کبھی جو میٹنگ ہوتی ہے ان کی پیرنٹس کی اس پہ بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کے جو حرکتیں ہیں اچھی نہیں ہیں, مجھے پسند نہیں ہیں, مجھے لگتا ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. اب اس خاتون نے پوچھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کیا ہے, جو کمٹمنٹ دی ہے کہ دوسری کو میں ڈیورس کروں گا چونکہ کریکٹر اچھا نہیں ہے, اور تم سے میں شادی کروں گا. تو اب مجھے بتائیے میں کیا کروں. ایسی شادی کے فیصلے کے لیے 3 بنیادیں ہوتی ہیں. ان کو میں نے ان کا پورا جواب دے دیا, اور اس کے جواب میں ان کا جو آیا لکھا ہوا آیا, سر دل کو تسلی ہوئی, آپ کا بہت شکریہ. اللہ نے آپ کو روشنی بنا کے بھیجا ہے, اور اس میں سے وہ چیزیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ بھی نظر آ جاتی ہیں. آپ نے میرا بہت بھلا کیا, بہت شکریہ. اوکے, بڑی عمر میں دوسری تیسری شادی کے وقت 2-3 چیزیں دیکھنی لازمی ہے. نمبر 1, پہلی بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ کے جسم کی اور روح کی کتنی ضرورت ہے. آپ اپنے پارٹنر کو, لائف پارٹنر کو, نئے کو کتنا اس کی امپورٹنس سمجھتے ہیں. چونکہ اگر آپ کا گھر ہے, بچے ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کی شادیاں ہو رہی ہیں, اور آپ لائک اس رشتے میں ہیں, تو پھر بھی بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے, یہ اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کیوں ضرورت ہے, یہ نیچرل ضرورت ہے. تو جو پہلی بنیاد ہوگی کہ خود آپ اپنے ان رشتوں میں بندھے ہوئے, جکڑے ہوئے ہیں, تو آپ کی جو شب ہے وہ کیسی گزرتی ہے, بہت بری, اور آپ کا جسم ٹوٹتا ہے اور آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ سماجی طور پہ آپ کتنے جڑے ہوئے ہیں, کتنے محترم ہیں. لائک آپ کے بیٹے بیٹیاں کیا فیل کریں گے, نواسے نواسیاں, یہ پوتے پوتیاں کیا فیل کریں گے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس سرکل میں آپ جیتے ہو وہاں انہوں نے آپ کو اکیلے اس پوری پرسنالٹی کے اورا میں قبول کر لیا ہوا ہے, یا چونکہ بچے, بڑے بچے عام طور پہ دوسرے لائف پارٹنر کو قبول نہیں کرتے. سماجی طور پہ یہ دیکھنا ہوگا. آپ اکیلے رہتے ہیں, جاب کرتے ہیں, وہاں آپ کا سماج نہیں ہے, تو اس میں نیا پارٹنر آپ کی زندگی میں آسانی سے آ سکتا ہے. اب تیسری اہم بات جو ایسے فیصلوں میں ملحوظ خاطر یا مد نظر رکھنی چاہیے, جو یہ غلطی کرتی ہے وہ بعد میں بہت نقصان اٹھاتی ہے. کسی ایسے مرد سے کبھی شادی مت کیجئے جو سونے کا بنا ہوا بھی ہو, لیکن اپنی وہ کسی بیوی پہ بے وجہ بے تکا شک کرتا ہو, اور شک بھی کریکٹر پہ کرتا ہو. اب اسکول ٹیچر ہے جس کی دوسری شادی ہوئی ہو. اسکول ٹیچر ویسے عزت والی ایک جاب ہے, آپ کا سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے, سب لوگ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں. اچھا, جس کا گھر بسا ہوا آباد ہے, میاں اویلیبل ہے, شادی بھی دوسری ہے,
100 में से शायद ही को आधा % हो जिसका दिमाग खराब हो और वो किसी और को पसंद करे या किसी और तरफ मुंह मारे। यानी एक दूसरी शादी, इसका मतलब है दोबारा फेस सेविंग हुई, मियाँ मौजूद है, जॉब मौजूद है, तो उसे क्या तकलीफ है कहीं और मुंह मारने की? ये असूली बात कर रहा हूं। अब उसने कोई क्लू नहीं दिया, कोई पकड़ी नहीं गई, कोई से गुनाह नहीं हुआ, गलती नहीं हुई, और कोई मर्द उसको रोजाना कटहरे में खड़ा कर दे। तुम रिक्शे वाले के साथ जाती हो, बात तो करती होगी, तुम मुस्कुराती होगी, तुम जब उतरती हो वहां वॉचमैन होता होगा, तुम सलाम करती हो कि नहीं करती? अगर करती हो यकीनन तुम्हारा कोई अफेयर है, आगे क्लर्क है। ये जितने लोग हैं स्कूल में, वॉचमैन, क्लर्क, रनर, अकाउंट्स वाला, आपका कोई डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर, ये नॉर्मल इंसानों के बेटे होते हैं, शैतान होते हैं क्या? यानी इनकी माओ ने शैतानों को जन्म दिया कि जो स्कूल में काम करने वाली बच्चियों पे या टीचरों पर भी जब बदनिगाही डालेंगे, कहीं कहीं कोई शैतान हो सकते हैं। लेकिन ये जो शक्की मिजाज है, ये तो कितना भी कीमती क्यों ना हो, कभी उसकी जिंदगी में मत जाइए। और खास तौर पे अगर दूसरी तीसरी शादी में आपने जाना है, ये आपकी जिंदगी को जहन्नम बना देगा, खुदकुशी करने पे आपको मजबूर कर देगा। जो उस खातून का नहीं बन पाया जिसने उससे इस सारे बच्चों के होते हुए दूसरी शादी की, और उस बेचारी को बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी सबूत के उस पर इल्जाम, रोज नया इल्जाम लगता है, वो सारी रात रोती होगी अपने बख्तों को कि किस बदबख्त के पल्ले में बंध गई। तो इस खातून से मैंने कहा कि 3 बुनियादें हैं, तीनों बुनियादों पर सोच लीजिए। उसने कहा पहली बुनियाद, मुझे अरसे से जरूरत ही महसूस नहीं होती लाइफ पार्टनर की फिजिकल होने के लिए। दूसरी बुनियाद में अपने बच्चों में और अब अपनी बेटी की शादी के लिए मैं बहुत इंगेज्ड हूँ, प्री इंगेज्ड हूँ, मुझे नहीं है। और तीसरा, जब ये बात उसने पैरामीटर के तौर पे सुनी, शक्की वैल्यू, उसने कहा वो तो सर मेरा शक से भरा हुआ है, और उसकी हर बात में ये होता है कि तुम्हें चाहिए, मैं इसलिए उसको निकालूंगा, और वो ऐसी और वो वैसी, वो वैसी। ऐसा बंदा जो अपनी बीवी की इज्जत और कदर इस वजह से ना करता हो कि फर्जी उसने एक तस्वर बनाया हो, उसके साथ कभी मत जाइए, कभी मत जाइए। जुनाब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।